आकाशवाणी श्री विजयपुरम। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय कृषि जगत। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा निदेशालय प्रस्तुत करता है कार्यक्रम पशु पक्षी और हम। स्वस्थ पशु समृद्ध किसान। पशु स्वास्थ्य में सुधार एवं पशु उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से किसानों की स्थायी आजीविका के निर्माण के उद्देश्य से पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग श्री विजयपुरम द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशुओं की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार कर इन द्वीप समूहों में दूध उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पशु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पशु विकास को समर्थन देने और पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता एवं पौष्टिक चारा की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से चारा विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मुर्गी पालन, बकरी पालन और सुअर पालन क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाकर किसानों और पशुपालकों के लिए आर्थिक लाभ और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। युवाओं को पशुपालन में प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना विभाग का उद्देश्य है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। आज के इस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पशु, पक्षी और हम इस धारावाहिक के पहले भाग में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि ये एक बड़ी जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत है, मुख्य रूप से ग्रामीण जनसंख्या का। ये क्षेत्र भूमिहीन श्रमिक, सीमांत किसान, ग्रामीण महिलाएं, जनजाति, बेरोजगार युवा आदि के लिए छोटे से भूभाग में करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का साधन उपलब्ध कराता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी पशुधन क्षेत्र ने आर्थिक दायरे को बढ़ाने का कार्य किया है। इस सतत आजीविका को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं गुणवत्तायुक्त पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन व पशु चिकित्सा विभाग विशेष भूमिका निभा रहा है। विभाग द्वारा इस क्षेत्र में प्रगति एवं किसानों की दशा सुधारने के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य है विभिन्न योजनाओं एवं पशुधन क्षेत्र के महत्व के विषय में जनता में जागरूकता उत्पन्न करना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभाग द्वारा किसानों को पशुपालन गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराना और उन्हें सहयोग प्रदान करना है। इसके अलावा किसानों और विशेषज्ञों के बीच विशिष्ट प्रश्नों के मद्देनजर उनका निवारण शामिल है। साथ ही साथ कृषकों के ज्ञान में बढ़ोतरी करना है, जिससे कि वे तुरंत निर्णय ले सकें और जीवन में सुधार ला सकें। किसान साथियों, आज से हम जानकारी से भरपूर धारावाहिक शुरू कर रहे हैं पशु, पक्षी और हम, जो कि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रायोजित है। आज की इस पहली कड़ी में आइए हम मुलाकात करते हैं सेंट्रल हैचरी डॉलीगंज के सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर सतीश कुमार के साथ, जिनके साथ आज बातचीत का विषय है बैकयार्ड मुर्गी पालन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। लीजिए सुनिए इनके साथ की गई ये बातचीत। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि बैकयार्ड पोल्ट्री क्या होती है और ये महिलाओं के लिए कितना उपयोगी है। बैकयार्ड पोल्ट्री का अर्थ होता है घर के आंगन या पिछवाड़े में सीमित संसाधनों के साथ मुर्गियों का पालन। यह एक कम लागत में लाभकारी व्यवसाय है, जिसे महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ आसानी से कर सकती हैं। घर के नज़दीक होने के कारण महिलाएं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग घरेलू दायित्वों के साथ भी संतुलित कर सकती हैं। घरेलू स्तर पर मुर्गी पालन एक ऐसा माध्यम है जिससे महिलाओं को न केवल रोजगार मिलता है बल्कि उनमें एक आत्मसम्मान भी बढ़ता है। डॉक्टर साहब, आपके पशुपालन विभाग में महिलाओं को बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए क्या योगदान मिलता है? सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि महिलाओं को बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सबसे पहले चूजों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे सबसे पहले किसी भी जो एरिया के में वो महिलाएं रहती हैं वहाँ के किसी भी CSC काउंटर में से चूजे की बुकिंग वे करा सकते हैं। वे विभाग के किसी भी एरिया में जो एरिया में वे रहते हैं वहाँ के पशुपालन विभाग के सेंटर जा सकते हैं
और चूजों की बुकिंग करा सकते हैं। वे सीधे भी हमारे विभाग के डॉलीगंज स्थित पोल्ट्री फार्म या हैचरी से भी संपर्क कर सकते हैं इस चूजों के लिए। विभाग रोटेशन वाइज भी चूजों का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरत के हिसाब से हमेशा करता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइएगा कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कोई प्रशिक्षण भी आपके विभाग से की ओर से दिया जाता है? हमेशा विभाग के एरिया वाइज सेंटर से ट्रेनिंग का प्रोग्राम कराता रहता है। इसके अलावा हमारा विभाग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करता रहता है। इसके लिए हमारी महिला बहनें जो एरिया में वो रहती हैं वहाँ के पशुपालन सेंटर से संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ हमारा विभाग 1 महीने का भी ट्रेनिंग आयोजित करता है जिसमें हमारे महिला बहनों को स्टाइफन भी दिया जाता है। ट्रेनिंग के अंतर्गत हम यह बताना चाहेंगे कि हमारा विभाग एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसे आत्मा के नाम से हम जानते हैं, इसके तहत भी हमारे किसानों एवं महिला बहनों को ट्रेनिंग देता है। आत्मा के तहत हमारा विभाग फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन भी हमारे किसानों को फील्ड में देता है ताकि फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए उन्हें अच्छी जानकारी मिल सके। और जानकारी के लिए हमारी महिला बहनें हमारे विभाग के पोल्ट्री फार्म का दौरा भी कर सकते हैं जिनसे उनको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि किन किन जरूरी बातों का महिलाओं को ध्यान रखना पड़ेगा इस बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में जिससे कि उनको लाभ हो सके। इसके कुछ बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले हमें यह निर्णय लेना है कि चूजों का सिलेक्शन हम कैसे करें। यह पहली चीज होगी। जी। महिलाएं ऐसे चूजे पालें जिनसे उन्हें दोहरे फायदे हों, अंडे भी अच्छे से मिले और चूजे का ग्रोथ भी अच्छा हो। अगर मुर्गियों का वजन अच्छा होगा तो उनको बेचकर हमारे महिला बहनों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। हमारा विभाग वनराजा चूजे देता है जो दोहरे उद्देश्य का होता है, डुअल पर्पस का होता है। जी। इसे इसलिए किसानों को दिया जाता है क्योंकि यह दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें अंडे देने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। यह 22 हफ्ते में अंडा देना शुरू कर देता है। साल में यह वनराजा मुर्गी 180 अंडे देती है। इनका वजन 6 सप्ताह में ही 1 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। यह किसानों में एवं हमारे द्वीप समूह के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। अधिकतर सभी चिकन शॉप में इसका डिमांड बना रहता है। हमारी द्वीपों की महिलाएं इसे आसानी से बाज़ारों में बेच सकती हैं। द्वीपों में वनराजा का मांस काफ़ी फेमस है। जी जी बिल्कुल। दूसरा, चूजों के सिलेक्शन के बाद में जो सेकंड चीज़ है, पोल्ट्री शेड। हमारी महिला बने पोल्ट्री शेड कैसे बनाएं? जी। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुर्गियों के घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शेड ऐसे बनाएं ताकि उनमें वेंटिलेशन और हवा की निकासी हो। बिल्कुल। पोल्ट्री शेड के साइड के दीवारों पर को इस तरह बनाएं ताकि 3 हिस्से में से 2 हिस्सा खुला होना चाहिए ताकि वेंटिलेशन बनी रहे। इसी खुले हिस्से में जाली लगा दें। यह जाली आराम से हमारे बाजार में मिल जाती है ताकि बाहरी जीवों से उनका प्रोटेक्शन रहे। जी। प्रति मुर्गी, एक एडल्ट मुर्गी जो 1.5 से 2 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है, तो हम ये मान सकते हैं कि 100 स्क्वायर फीट में हम आसानी से 50 मुर्गी पाल सकते हैं। अच्छा। जब भी हम मुर्गी के घर में नए चूजे ले आएं, उसके पहले दीवारों को चूने से छिड़काव करें जिनसे इन्फेक्शन के संक्रमण को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है जब भी मुर्गियों का 2 या 3 बैच जब अच्छी तरह से बिक जाता है, उसके बाद थोड़ी सी भी लापरवाही मुनाफे को कम कर सकती है। जी जी बिल्कुल। तीसरा जो पॉइंट है फीडिंग का, आहार। पीने के लिए मुर्गियों को साफ पानी दें एवं संतुलित आहार दें। अंडे के लिए प्रोटीन युक्त आहार हमें मुर्गियों को देना चाहिए। चूजे को 8 हफ्ते तक स्टार्टर का फीड दें जिन्हें हम चिक स्टेज भी कहते हैं। मुर्गियों का 8 हफ्ते तक का पीरियड मुर्गियों में चिक पीरियड के रूप में जाना जाता है। इसमें हम उन्हें स्टार्टर फीड दें जिसमें प्रोटीन 20 से 22% होना चाहिए। 8 से 20 सप्ताह तक उन्हें हम ग्रोवर फीड दें जिसमें प्रोटीन 16 से 18% हो। और 20 सप्ताह के बाद जब मुर्गियां अंडे देने लायक हो जाती हैं, अंडे देने का पीरियड शुरू होता है, उस समय उन्हें प्रोटीन की मात्रा को 16 से 18% उनके फीड में होना चाहिए। अच्छा। एक चीज़ हमारे महिला बने याद रखिए, जैसे ही मुर्गियों का अंडे देने का स्टेज 20 हफ्ते के बाद शुरू होता है, कैल्शियम को जरूर सप्लीमेंट करना चाहिए फीड के साथ ताकि हमारे महिला बहनों को अंडे का प्रोडक्शन अच्छी तरह मिल सके। हमारी महिला बहनें नेचुरल फार्मिंग के विचार को भी अपना सकती हैं। इसके लिए वे एजोला जो एक सप्लीमेंट है उसे दाने के साथ दे सकते हैं। इससे अंडे का उत्पादन एवं मुर्गियों का वजन बढ़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पशुपालन में एजोला का जिक्र होता ही रहता है जैसे कि अभी आपने किया, तो बताएं ये एजोला है क्या? एजोला सर एक जलीय फर्न पौधा है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अच्छा। ये आमतौर पर हमारे आसपास के तालाबों, खेतों में पाया जाता है। ये हरे रंग का होता है।
यह तालाब या पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसमें प्रोटीन 20 से 30% की मात्रा में होती है और विटामिन और मिनरल्स भी काफ़ी होते हैं, जिनसे इनका वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है। जी। हमारी महिला बहनें इसे सप्लीमेंट के तौर पर दाने के साथ या ऐसे ही मुर्गियों और बत्तखों को खिला सकती हैं, जिनसे अंडों का उत्पादन ज़्यादा हो और मुर्गियों का वजन भी बढ़े। यह आसानी से मुर्गियों को डाइजेस्ट भी हो जाता है। प्रत्येक मुर्गी का या बत्तख को हम 10 ग्राम तक एजोला दे सकते हैं। इसे दाने में मिलाकर या ऐसे भी दे सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, दूसरी बात हम एजोला के उत्पादन के बारे में करते हैं कि घर के पास ये कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे द्वीपों के किसान इस एजोला फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ जानकारी के अभाव के कारण शायद उतना एजोला उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो हम जानकारी देना चाहेंगे। यह एजोला बहुत आसानी से अपने घर के आंगन में या पिछवाड़े में हमारे किसान या महिला बहनें इनको पैदा कर सकते हैं। एजोला पैदा करने के लिए हमें एक गड्ढा बनाना होता है। अच्छा। जिसकी लंबाई 2.5 मीटर और चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर की होनी चाहिए। किसानों को जितना एजोला का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एजोला का पिट वे बनाएं। और ऊंचाई जो गड्ढे की है वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। इसके बाद इसमें एक पॉलीथीन को इस गड्ढे में बिछा दें। पॉलीथीन बिछाने का ये मकसद होता है कि पानी उस गड्ढे में रुके, और उसके बाद जो गड्ढे के चारों जो साइड्स होते हैं उसमें हम कुछ मिट्टी से उस गड्ढे को घेराव कर देते हैं, या कुछ हम उसमें ईंटें लगा देते हैं ताकि पॉलीथीन उसमें फिक्स रहे। इसके बाद हम उसमें पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद में 1:1 रेशियो में मट्टी और गोबर मिलाकर जो एजोला का पिट हमने बनाया है उसमें हम डाल देते हैं। जी। डालने के बाद में फिर उसे हम क्या करते हैं कि 2 दिन तक हमको उसको छोड़ना चाहिए, ताकि अच्छी तरह एजोला के पिट में वो मट्टी और जो हमने गोबर जो मिक्स करके डाला है वो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए जी। पानी में। कभी कभी किसान भाई हमारे कुछ ये गलती कर देते हैं कि ये स्टार्टिंग में ही उस पिट में जैसे ही उन्हें मिश्रण मिक्स किया एजोला और मट्टी को, उसी समय वो एजोला भी उसमें डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एजोला उनको ये मिक्स करने के 2 दिन के बाद ही उसमें एजोला के पिट में उनको एजोला डालनी चाहिए। ओ अच्छा। जी। और जब भी वे एजोला डालें तो एक चीज़ उन किसान भाई या महिला बहनों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि एजोला में एक चीज़ अगर आप देखते हैं तो एजोला का जड़ नीचे होता है, अग्रूनिस लीफ जो है ऊपर होती है। तो कोशिश करें कि जो उसका रूट्स है, जड़ है, वो पानी की सतह के नीचे रहे, ताकि उनको पोषण हमेशा वो नीचे जो उनका हमने मिश्रण डाला है उससे उनको पोषण मिलती रहे और एजोला अच्छी तरह फैले। इसके बाद हम ये बताना चाहेंगे 5 से 6 दिन में ये पूरा एजोला टैंक में भर जाता है, और इसके बाद में हम एजोला को निकालें और ये आसानी से हम और कभी कभी मुर्गियों के केस में कुछ स्मेल के कारण मुर्गियाँ इतना जल्दी नहीं खा पाते, तो उसके लिए हमारे किसान भाई एक काम कर सकते हैं, महिला बहनें, कि उनको एजोला को धोकर उसके बाद उसके फीड में मिक्स करके ऐसे ही एजोला उन्हें खिला सकते हैं। कहीं कहीं पर देखा गया कि एजोला को निकालने के बाद उसे धूप में सुखा कर भी जी डायरेक्ट सनलाइट में उसे ना सुखाएं, उसे ऐसे ही कोई सतह पर कुछ नीचे कुछ कपड़े या पेपर डालकर उन्हें सुखा कर उसका पाउडर करके भी उसका पाउडर में को भी फीड में मिक्स करके उससे खिलाते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी अच्छी रहती है, विटामिन और मिनरल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया सर। तो इससे क्या है कि अंडा का प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब महिलाओं को चूज़ों के देखरेख के बारे में जानकारी दें ताकि उन्हें चूज़ों को विकसित करने में मदद मिले और उससे उनको आर्थिक लाभ हो। मुर्गियों में चूजों के पालन से वयस्क मुर्गियों तक की देखरेख को 3 अवधि में बांटा गया है। चिक पीरियड, चिक पीरियड जो होता है वो आपका पहले दिन जब चूजा अंडे से निकलता है तब से 8 हफ्ते को हम लोग एक चिक पीरियड बोलते हैं। दूसरा ग्रोवर पीरियड होता है, 8 हफ्ते के बाद से 20 हफ्ते तक उसे ग्रोवर पीरियड कहते हैं जी। और तीसरा जो होता है जब मुर्गियां 20 हफ्ते के बाद का जो अवधि होती है उसे लेयर पीरियड कहते हैं। तो इस तीनों पीरियड में मुर्गियों का जो देखभाल है अलग अलग तरीके से बहुत ज़रूरी होते हैं। तो पहले हम आते हैं चिक पीरियड, जो कि बहुत मेन क्रूशियल पीरियड होता है। जी। इसमें क्या है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा मुर्गी पालन में कुछ अगर नुकसान उठाना पड़ता है तो यही फेस में होता है। ऐसा होता है कि अंडों से जस्ट चूजे निकलते हैं और फिर चूजे एकदम 1 दिन का चूजा होता है और उसको क्या है कि उसमें अगर कोई भी हमारा अगर मैनेजमेंट में देखभाल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। जब चूजे अंडे से निकालने के बाद उसके शरीर का तापमान वो एक्चुअली वो खुद नियंत्रित नहीं कर पाता है,
अच्छा। इस समय उन्हें आर्टिफिशियल हीट और विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। इस प्रोसेस को हम लोग ब्रूडिंग बोलते हैं और ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। डॉक्टर साहब, हमारी महिला बहनों को जो मुर्गियां पालती हैं उन्हें ब्रूडिंग पीरियड के बारे में बताएं कि कौन कौन सी सावधानी उन्हें ब्रूडिंग के समय बरतनी पड़ती है। ब्रूडिंग का मतलब होता है चूजों को शुरुआती जीवन में उचित तापमान देना, खाना, पानी और देखभाल करना, जी बिल्कुल। जब तक वो नियमित तापमान नियंत्रित ना कर सके। यह एक बहुत ही ज़रूरी फेस है। ब्रूडिंग पीरियड की जो अवधि होती है 0 से 4 सप्ताह की होती है, यानी 28 दिन की। इसको ये सबसे ज़्यादा क्रुशियल, इसमें हमको चूजों की देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है शुरुआती दिनों में। ठंडे मौसम में ब्रूडिंग पीरियड बढ़ जाता है क्योंकि उनको थोड़ा हीट ज़्यादा देना पड़ता है। ये जो हीट हम लोग देते हैं ब्रूडिंग पीरियड में, ये आर्टिफिशियली हम लोग देते हैं, जिसको ब्रूडर कहते हैं। ब्रूडर एक ऐसा चीज़ है जिसमें बल्ब हमारे जो बाज़ार में मिलते हैं वो लगे होते हैं, जिसके ज़रिए जो चूजों को हीट दिया जाता है। अच्छा, उसकी गर्मी से। जी बिल्कुल। तो ये हीट बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें सबसे पहले जो ब्रूडर में हमारा जो टेम्परेचर में हमारे किसान भैया ध्यान रखें कि इसमें 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा। अब ब्रूडर को हमारे किसान भाई एक जो यहाँ पे जो जीआई शीट हमारे बाज़ार में मिलती है, हाँ। 1-1.5 फीट हाइट का जीआई शीट ले लें और उन्हें गोलाकार आकार में उनको राउंड के जैसे उनको मतलब फिक्स कर दें। अच्छा। हाँ, उसमें क्या है कि चूजों को लेके रख सकते हैं, उसके ऊपर ही उनको आर्टिफिशियल ब्रूडर जो बनाए उनको फिक्स करना है। अच्छा। कभी कभी हमारे महिला बहन या किसान भाई कुछ गलती कर देते हैं, जैसे कि जब ब्रूडर में जब चूजों को रखते हैं तो उसमें नीचे क्या करते हैं, डायरेक्ट वो लोग फ्लोर पर या पेपर में रख देते हैं चूजों को। ऐसा नहीं करना है। जी बिल्कुल। इसमें एक चीज़ की सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए कि सबसे पहले हमारे जो बस्ते होते हैं, जो सुतली के बस्ते, उन्हें धोकर उनको पहले से सुखा कर रखना चाहिए। उसको पहले बस्ते नीचे बिछा दें, उसके ऊपर ही वो पेपर को बिछाएं, न्यूज़पेपर या कोई भी, या न्यूज़पेपर को बिछा के उसमें ही उनको फीड भी देना चाहिए और वाटर भी उसी में देना चाहिए। और हर एक दिन उस न्यूज़पेपर को निकाल के वो चेंज कर दें। जो भी वेस्ट होगा वो चला जाएगा। बिल्कुल। ये कभी कभी देखा गया है कि जो चूजे हैं एक ही जगह एकत्रित हो जाते हैं बीच में सेंटर पर। इसका मतलब ये है कि उन्हें हीट ज़्यादा नहीं मिल रहा है जितना उनको चाहिए तापमान। तो थोड़ा उस ब्रूडर को नीचे कर दे ताकि फिर से यूनिफॉर्मली सारे चूजे हमारे ब्रूडर में स्कैटर्ड रहें और अपना फीडिंग और वाटर जो है लेते रहें। तो डॉक्टर साहब, देखा गया है कि मुर्गियों में कभी कभी रोगों का संक्रमण हो जाता है, इसे महिलाएं कैसे रोकथाम कर सकती हैं? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पोल्ट्री शेड को साफ सुथरा और सूखा होना चाहिए ताकि कोई भी बीमारी या संक्रमण इतना जल्दी मुर्गियों को ना आए। जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा, टीकाकरण, वैक्सीनेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट और मेन पहलू है इसमें। ये चीज़ पर कि हमारे किसान भाई और महिला बहनें ज़रूर ध्यान दें। टीकाकरण अगर करेंगे तो आपको नुकसान एकदम नहीं के बराबर होगा, ताकि आपके मुर्गियों को सही समय पर वैक्सीन मिलेगा तो कोई बीमारी का संक्रमण नहीं आएगा। इसके लिए मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे विभाग के सभी जो भी इंस्टीट्यूशन, अस्पताल, डिस्पेंसरीज या हमारे फॉर्म हैं इन डिपो के, सब जगह से हमारे किसान भाइयों और महिलाओं को फ्री में ये वैक्सीन उपलब्ध कराया जाता है और उनको सिखाया भी जाता है कैसे वे वैक्सीन का यूज़ करें। जी बिल्कुल। सर, एट लास्ट मैं और एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। जब भी हमारे महिलाएं या किसान भाई हमारे जब दीपों के जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन, अस्पताल या डिस्पेंसरी आएँ या फार्म आए वैक्सीन के लिए, तो वो हमेशा कोल्ड चेन को ज़रूर मेंटेन करें। वैक्सीन लेके जब वो जा रहे हैं तो अपने घर, क्योंकि वैक्सीन का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कोल्ड चेन वो मेंटेन करेंगे तभी हमारा वैक्सीनेशन प्रभावी रहेगा। अब डॉक्टर साहब, महिलाओं को इस पोल्ट्री वैक्सीनेशन का शेड्यूल भी बताएं ताकि उन्हें जानकारी मिल सके कि कब कब उन्हें वैक्सीन मुर्गियों को देनी है। वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है, टाइम पर ही वो जो बीमारियां हैं उनका वैक्सीन करना चाहिए। जैसा कि सबसे पहले जब चूजे 7 दिन के होते हैं तो उन्हें पहला वैक्सीन लगना चाहिए, जिनको हम
F1 वैक्सीन बोलते हैं, ये बहुत आसानी से किसान एवं महिला बहनें अपने चूजों को घर जाके भी दे सकते हैं। इनको क्या है कि बस आँख या नाक में एक ड्रॉप उनको डालिए। ये 7वां दिन उनका पहला वैक्सीनेशन हो गया। दूसरा वैक्सीनेशन उनको 14 दिन में करना पड़ता है, जो IBD बीमारी, इन्फेक्शियल बर्सल डिजीज, इसको भी सेम उसी तरीके से एक ड्रॉप उसमें आँख में डालना है। उसके बाद जो तीसरा वैक्सीन होता है वो 28 दिन में किया जाता है। वो भी सेम यही रेनिकेट डिजीज का एंटीजेनिक स्ट्रिंग थोड़ा स्ट्रांग होती है, उसे पानी में मिला के मुर्गियों को हमारे किसान भाई दे सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे द्वीपों में मानसून शुरू होने वाली है कुछ दिनों के बाद, तो महिलाओं को बताएं कि मानसून में वे अपने मुर्गियों की देखरेख कैसे कर सकती हैं। इसमें ऐसा है कि उनको कुछ तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी। उनको देखना पड़ेगा कि जो शेड उनका पोल्ट्री शेड है, उनका रूफ में लीकेज तो नहीं है, अच्छा, पानी से बचाव जी सर। उसके बाद दूसरा है कि उनके अपने दीवारों को भी नोटिस करना पड़ेगा कि कहीं क्रैक्स तो नहीं है, कोई होल तो नहीं है। और जिस फ्लोर पर वो रहती हैं, जो जिसमें हमारा भूसी सॉडस्ट है, उनका जो बेडिंग मटेरियल है वो भी भीगे ना। इससे क्या है कि बीमारी का संक्रमण बहुत जल्दी आता है। और दूसरा ये है कि वो ये ध्यान रखे कि कहीं पानी का जमाव ना हो जिससे इन्फेक्शन बढ़े। और इसमें क्या है, जैसे मानसून के भूसी को हमेशा पलटी करें ताकि जो भी अगर इन्फेक्शन होगा तो वो दूर हो जाए। उसमें कुछ चूना मिक्स करके उनको पलटी करते हैं, तो ये सब करना पड़ेगा मानसून के समय उन्हें। हमें संक्षेप में बताएं कि महिला अगर 50 मुर्गियां पालती है तो कम से कम कितना मुनाफा उन्हें हो सकता है? इसमें एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक शुरुआती लागत आती है और एक मंथली खर्चे आते हैं। सबसे पहले उन्हें चूजे लेने होंगे। जैसा वे एक चूजे को 40 रुपये उनका रेट है, जैसा हमारा विभाग 40 रुपये में देते हैं जी। जैसे 50 चूजे लिए, 50 चूजे से शुरू कर रहे हैं तो उनको 50 चूजे के लिए 2000 रुपये चूजे के लिए हो गए। दूसरा क्या, अगर वो घर के आंगन में ही अगर 50 के लिए शेड बनाती हैं तो जो भी लोकल अवेलेबल मटेरियल से, तो अब मान के चलिए कि 10,000 रुपये एक उस शेड के लिए उनको लग गए। हाँ। क्योंकि 50 मुर्गियों के लिए उनको बनाना है। तो 12,000 रुपये ये हो गए। के बाद आता है कि कुछ अगर वो ट्रर और फीडर वगैरह भी वही लेगी, क्योंकि मुर्गियों को बहुत ज़रूरी है वो चीज़ भी। तो उनके लिए एक 3,000 पकड़ के चले, तो टोटल 15,000 जो है शुरुआती खर्च उनको आ गया। खर्चे होते हैं जी 15,000 रुपया। उसके बाद क्या है कि महीने का खर्च में हम मान के चले कि अगर उनको फीड दाना तो उनको देना पड़ेगा, तो दाना का 3,000 रुपये मान के चलिए कि महीने का एक खर्च उनका आया 3,000 रुपये। और एक करंट का खर्च जैसे वो सब लेके बिजली का 3,500 रुपये। लेकिन जब मुर्गियाँ जब अंडा देना शुरू करेंगी तो एक महीने में कम से कम हमारा एक मुर्गी 15 से 20 अंडे तो देगी एक महीने में। तो अगर एक मुर्गी महीने में अगर 20 अंडा देती तो 50 मुर्गियाँ कम से कम 1000 अंडे देंगी। जी बिल्कुल। तो इस तरह से अगर एक अंडे को वो 10 रुपये में भी सेल करते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि यहाँ पे बाहर में 10 रुपये नहीं 15 रुपये रेट है, उससे ज़्यादा भी रेट, मिनिमम 10 रुपये में भी सेल करती है। तो 10,000 रुपये उनको अंडों से फ़ायदा मिल गया, जबकि मंथली खर्चा उनका 3,500 हुआ। तो ये जो कम से कम 5, 5,500 या 6,000 फ़ायदा उनको अंडों से मिलेगा। और उनको बोनस फ़ायदा कब होता है, जब ये मुर्गियाँ बड़ी हो जाती हैं और मैक्सिमम 72 वीक्स तक उनका अंडा का प्रोडक्शन अच्छा होता है। जब वो मुर्गियों को बेचते हैं तो वो फ़ायदा अलग से उसमें ऐड हो जाता है। जी। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें काफ़ी फ़ायदा है। अब डॉक्टर साहब, सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इसके बारे में बताएं। भारत सरकार द्वारा हमारे पोल्ट्री फार्मिंग के लिए वित्तीय सहायता अलग अलग स्कीमों के जरिए दी जाती है। सबसे पहले तो मैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा। जी बिल्कुल। जो महिलाएं छोटे स्तर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती हैं पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, वे इस KCC स्कीम का लाभ ले सकती हैं। इनमें 3 लाख तक का पोल्ट्री फार्मिंग के लिए दिए जाते हैं। जो भी हमारे विभाग के जो अस्पताल हैं या डिस्पेंसरी है, वहाँ पे फॉर्म उपलब्ध है। अच्छा। वहाँ पे जाकर इस फॉर्म को भर सकती हैं। उनको केवल एक अपना फ़ोटो लेके जाना होता है, अपना पासबुक का जो फ्रंट कॉपी का एक जेरॉक्स की कॉपी लेके जानी पड़ती है, एक आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है। अच्छा। वो फॉर्म को भरें, हमारे विभाग से ही वह फॉर्म बैंक में जमा हो जाएगा। यह बहुत आसानी से बहुत किसान भाई और हमारे महिलाएं इसको ले चुके हैं। इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि पूरे साल का जितना भी वो अगर वो ले रहे हैं 7% खाली इंटरेस्ट होती है। अच्छा। हाँ। एक साल का। अगर करेक्ट एक साल में अगर हमारे महिला बहनें या किसान भाई अगर इस एक साल में इस राशि को जमा कर दें तो 3% उनको सब्सिडी हो जाती है, और ये महिला बहनें इसको भी ले सकती हैं। थोड़े बड़े स्केल में अच्छा। अगर हमारा कोई वित्तीय सहायता के लिए हमारे पास आता है तो PMEGP स्कीम भी है। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट रोजगार योजना। जी। इसके अंतर्गत भी हमारा विभाग ट्रेनिंग देता है
1 महीने का प्रशिक्षण देता है, उसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के देता है। ये दोनों के देने के बाद वे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में जा करके पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि 35% की सब्सिडी दी जाती है और शहरी क्षेत्रों में 25% की सब्सिडी। इसमें 20 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। इसमें एक चीज़ देखा गया, महिलाओं के लिए 5% अलग से इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। तो ये भी बहुत अच्छा है। जो थोड़े बड़े स्केल में जो करना चाहती हैं वो इसको भी मतलब इससे भी अपना वित्तीय सहायता ले सकती हैं, PMEGP स्कीम से भी। जी 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 जी। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सबके लिए प्रावधान है। जी हाँ, तो एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, अंत में हम जानना चाहेंगे कि बैकयार्ड पोल्ट्री से महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है? इस संदर्भ में अंतिम में मैं यह बात कहना चाहूँगा कि हमारे महिला बहनें बैकयार्ड पोल्ट्री के माध्यम से अपने को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकती हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री एक व्यवसाय ही नहीं है, एक बिजनेस ही नहीं है। यह महिलाओं की आज़ादी और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारी महिला बहनें आत्मनिर्भर होंगी तो पूरा परिवार सशक्त होता है, और जब लाखों महिलाएं सशक्त होती हैं तो देश हमारा प्रगति करता है। बिल्कुल। अंत में मैं अपनी महिला बहनों को विश्वास के साथ बताना चाहूँगा कि पशुपालन विभाग हमेशा आपके साथ है, आपकी सहायता के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, अपने संसाधनों के साथ। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें हुई आपके साथ। विभाग द्वारा दी जा रही मुर्गी पालन के संदर्भ में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत ही सरल भाषा में आपने समझाया है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को, विशेषकर महिलाओं के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। उम्मीद है इस जानकारी से महिलाएं अवश्य लाभान्वित होंगी। न केवल महिलाएं बल्कि जो भी मुर्गी पालक हैं, पशुपालक हैं, उनकी जो जानकारी है उसमें ज़रूर इजाफा हुआ होगा। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की है हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान साथियों, अभी आपने बैकयार्ड मुर्गी पालन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण इस विषय पर सेंट्रल हैचरी डॉलीगंज के सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर सतीश कुमार के साथ की गई ये बातचीत सुन रहे थे। इनके साथ भेंट कर रहे थे हमारे प्रतिनिधि जाकिर हुसैन। साथियों, इसी के साथ ही हमारा आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। अगले एक प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। पशु पक्षी और हम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग।